हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को चैप्टर ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट 2775 जरूर करें। अपॉर्चुनिटीज एंड चलिए चैलेंजेस स्टार्ट एक, करते हैं आज का अवसर चैप्टर। और चुनौतियां एक। और इस मिशन का केंद्र बिना किसी संदेह के केवल वही व्यक्ति हो सकता है। तियानहाई शहर में यूनके मैनर, यंग मैनर के हेलीपैड पर काले रंग के बैटल सूट में सजे झंग यी ने शांति से अपने उन पुराने दोस्तों का अभिवादन किया जिन्होंने दूर से यात्रा की थी। स्पेसशिप से उतरने वाले पहले व्यक्ति आर्थर थे, जो ब्रिटानिया के राजा है। सुनहरे लायन हार्ट कवच पहने हुए और उनकी कमर पर पत्थर में फंसी तलवार एक्सकैलिबर लटकी थी। उनके हाव भाव दृढ़ थे, लेकिन अब उनकी भौहों के बीच चिंता की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। उनके ठीक पीछे कोलंबिया के वास्तविक शासक जेरेमाया मॉर्गन थे, जिन्होंने एक महंगा सूट पहना था। गले में एक बड़ी सोने की चेन थी और वे हमेशा अपने हाथ में सोने के सिक्के से खेल रहे थे। पूंजी और तकनीक के प्रतिनिधि के रूप में उनकी आंखें हमेशा गणनात्मक रोशनी से चमकती थी। चूंकि उनके पास इतना सोना और जवाहरात थे, झंग यी को याद ही नहीं रहा कि वे कैसे दिखते हैं। मेरी एकमात्र छाप को 3 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है। ये बहुत चमकदार, डैज़लिंग है। ठंडी हवा का एक झोंका चला और फ्रेमोंट की विंटर गॉडेस मोरना पाले पर कदम रखते हुए पहुंची। वे बर्फ से ढकी पहाड़ की चोटी पर खिले कमल के फूल की तरह अलग थलग रहीं, लेकिन झंग यी को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। इस युद्धप्रिय उत्तरी योद्धा ने झंग यी की वर्तमान ताकत देखने के बाद उनके प्रति अधिक आत्मीयता महसूस की। ताकत की प्रशंसा करना एक योद्धा की प्रवृत्ति होती है। अंत में काले लबादे और सुनहरे कवच वाला एक लंबा दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखें बहुत तेज थी, दिखाई दिया। वो कुटन साम्राज्य, कुटो एम्पायर का सम्राट सलादीन था। आज कुटन साम्राज्य आसपास के कई अराजक छोटे देशों को अपने में मिलाने और बड़ी संख्या में भटकते हुए एलियंस को समाहित करने के बाद एक बहुत बड़ी आबादी और क्षेत्र के साथ पृथ्वी पर एक शीर्ष साम्राज्य बन गया है। सलादीन की आभा कुछ साल पहले की तुलना में और भी अथाह थी, मानो उसके भीतर कोई काली लौ जल रही हो। ये मार्शल आर्ट की दुनिया की वर्तमान शीर्ष स्तरीय युद्ध टीम है। हुआक्शु साम्राज्य के झंग यी केओस, ब्रिटानिया के किंग आर्थर पैंडोरेगन, कोलंबिया के एडम स्मिथ, जेरेमाया मॉर्गन, फ्रेमोंट की गॉडेस ऑफ विंटर मोरना, कुटन साम्राज्य के शैडो एम्परर सलादीन। जहां तक भरत के इंद्र और पोप का सवाल है, चूंकि वे पहले ही भगवान के प्राचीन 3 सिर वाले कबीले और पंखों वाली नस्ल फेदर ट्राइब के प्रति अपनी निष्ठा जता चुके थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से भगवान के इस स्वायत्त ऑटोनॉमस खेमे में दिखाई नहीं देंगे। नमस्ते आप सभी को, बहुत समय हो गया। झंग यी ने थोड़ा सिर हिलाया, जिसे एक अभिवादन माना गया। लॉर्ड ऑफ केओस पवेलियन, किंग आर्थर सबसे पहले बोले। उनका लहजा भारी था। पंखों वाली नस्ल द्वारा अचानक इस सम्मेलन को बुलाना स्पष्ट रूप से स्टारी स्काई कॉरिडोर पर नियंत्रण हासिल करने का एक प्रयास है। इसके साथ ही टायरानोसोर कबीले और नाइटमेयर क्लैन की आप पर टिकी लालची निगाहें। ये यात्रा खतरों से भरी होने की संभावना है। जेरेमाया मॉर्गन ने भी आह भरी। हां, हालांकि हमने पिछले कुछ वर्षों में अपने कौशल में कुछ प्रगति की है, लेकिन सच कहूं तो हम अभी भी इतने बड़े साम्राज्य का सामना करने में आश्वस्त नहीं हैं, जो कई युगों से चला आ रहा है। भीड़ कुछ हद तक उदास थी। हालांकि 2 साल पहले अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए झंग यी की लड़ाई शानदार थी, लेकिन स्टार कॉरिडोर द्वारा लाए गए दुनिया को खत्म करने वाले दबाव, साथ ही असंख्य नस्लों के बीच हितों के जटिल टकराव अभी भी उनके दिलों पर पहाड़ की तरह भारी थे। इन नेताओं के चेहरों पर घबराहट के भाव देखकर
झंग यी बस मुस्कुराया। तुम किस बात से डर रहे हो? वो मुड़ा और दूर क्षितिज की ओर देखने लगा। आज के इस दौर में इससे बचा नहीं जा सकता। आपदा सिर्फ इसलिए आपके पास से नहीं निकल जाएगी क्योंकि आपने अपना सिर रेत में दबा लिया है। जब दुश्मन आएंगे तो हम उन्हें रोकेंगे। जब पानी आएगा तो हम बांध बनाएंगे। चूंकि उन्होंने मंच सजाया है तो चलिए हम भी अपना शो दिखाते हैं। झंग यी से निकलने वाले संयम और आत्मविश्वास ने तुरंत सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वो आत्मविश्वास था जो उसने लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों के बीच से लड़कर हासिल किया था। मजाक कर रहा हूं। मुख्य बात यह थी कि ड्रैगन कबीला उसकी रक्षा कर रहा था, अन्यथा झंग यी बहुत पहले ही भाग गया होता। चलो चले, उन पंखों वाले पक्षियों को इंतजार मत कराओ। अपने हाथ के इशारे के साथ झंग यी समूह को सुपर युद्धपोत ड्रीम विवर पर ले गया। ड्रीम विवर ने उड़ान भरी और प्रकाश की एक लकीर में बदलकर दूर उत्तरी यूरोप की ओर उड़ गया। पैनोरमिक पोर्टहोल, खिड़की के माध्यम से मनुष्यों के पांचों नेताओं ने अपने पैरों के नीचे की परिचित लेकिन अपरिचित जमीन को देखा। पृथ्वी के स्थलाकृति टॉपोग्राफी विकसित होने के बाद पिछले एक दशक में इसमें जबरदस्त बदलाव आए हैं। पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल दर्जनों गुना बढ़ गया और मूल रूप से सघन महाद्वीपीय प्लेटें खिंच गई और फट गई, जिससे खाली जगहों में अनगिनत पहले कभी न देखे गए आदिम जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ और विशाल अंतर्देशीय समुद्र भर गए। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। मोरना ने नीचे हरे भरे आदिम जंगल की ओर देखा। उसकी सुंदर आंखें विस्मय से भरी थी। वहां हाथियों, मैमथ्स के झुंड इत्मीनान से टहल रहे थे और 10 मीटर से अधिक पंखों वाले टेरोसोर्स आसमान में चक्कर लगा रहे थे। वे प्रागैतिहासिक जीव जो कभी केवल जीवाश्मों और पाठ्य पुस्तकों में मौजूद थे, अब पृथ्वी पर जीवित है और सांस ले रहे हैं। ये जीवन का चमत्कार है और निर्माता का एक विकृत मजाक भी। सलादीन ने शांति से कहा, जब स्थलाकृति सामने आती है तो ये न केवल जमीन को मुक्त करती है बल्कि फोल्ड किए गए स्थान के भीतर बंद प्राचीन पारिस्थितिकी प्रणालियों, इकोसिस्टम्स को भी मुक्त करती है। हां, सिर्फ एक दशक में सब कुछ नाटकीय रूप से बदल गया है। खिड़की के पास खड़े होकर झंग यी ने शानदार नजारे को देखा और भावनाओं से भर गया। उस प्रलयकारी दुनिया से जहां पड़ोसी पोर्क रिब्स के कुछ टुकड़ों के लिए तरसते थे, उस समृद्ध युग तक जहां अनगिनत नस्लें सहअस्तित्व में हैं और पौराणिक कथाएं पुनर्जीवित हो रही हैं। इस दुनिया में बदलाव इतनी तेज है कि वे लगभग अभिभूत करने वाले हैं। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि मजबूत होते रहें, इतने मजबूत कि इस बदलती दुनिया में अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को थामे रख सकें। 2 घंटे बाद ड्रीमर अपनी मंजिल उत्तरी यूरोप के एनेसी पहुंचा। जब यह शहर नजर आया तो दुनिया के सबसे अनुभवी लोग भी इसे दोबारा देखने से खुद को नहीं रोक सके। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक चमत्कार जैसा है। पहाड़ की ढलान पर बना इसकी विशाल सफेद दीवारें सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई हैं और नुकीली छतों वाली अनगिनत गोथिक इमारतें जमीन से उठकर बादलों को चीर रही हैं। पूरा शहर एक पवित्र सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था और हवा भजनों के गायन की धीमी आवाज से भरी थी। आसमान में चांदी के कवच पहने और पीठ पर शुद्ध सफेद पंख वाले अनगिनत पंख वाले योद्धा, फेदर्ड वॉरियर्स, गश्त कर रहे थे। वे सुंदर और आकर्षक थे, पौराणिक कथाओं के स्वर्गदूतों की सेना की तरह। शहर के बाहरी इलाकों में इंसानों की घनी बस्तियां हैं। वे होली सी के विश्वासी थे। करोड़ों साधारण लोग यहां रहते हैं। साधारण सर्दियों के कपड़े पहने हुए बाहर जाने पर काम करते हैं और वापस आने पर आराम करते हैं। हर दिन बहुत समय प्रार्थना और पूजा में बिताते हैं। उनके जीवन में तकनीकी प्रगति पीछे हटती हुई लगती है। वे अपने हाथों से अपनी जरूरत की हर चीज बनाने के अधिक आदी हैं। उन्होंने भौतिक चीजों की अपनी इच्छाओं को कम किया
और अपनी आंतरिक दुनिया को समृद्ध किया। हालांकि वे गरीबी में रहते थे, लेकिन गांव के हर चेहरे पर एक उत्साही और खुशहाल मुस्कान थी, मानो स्वर्गदूतों, एंजल्स के पंखों के नीचे रहना सबसे बड़ा सौभाग्य हो। झंग यी ने अपनी बाहें सिकोड़ी और उन्हें देखा। उसे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के गूढ़ धार्मिक अनुयायी और फेंग वुल्फ कबीले, फैंग वुल्फ क्लैन की याद आ गई, जिन्होंने अपनी आत्मा और शरीर को मजबूत करने के लिए तकनीक को त्याग दिया था। और उसे बेचैनी महसूस हुई। स्वयं की मरम्मत करना वास्तव में ईथर के सबसे करीब जाने का तरीका है। बस इतना है कि स्वयं की मरम्मत करने का पारंपरिक तरीका बहुत धीमा है। चैप्टर 2776, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस 2, अवसर और चुनौतियां 2। मुझे इनमें से कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। जेरेमाया मॉर्गन ने कंधे उचकाए, भौहें सिकोड़ी और चींटियों की तरह घुटने टेक कर बैठी भीड़ की ओर नीचे देखा। उनकी आंखों में एक व्यवसायी की उलझन की झलक दिखी। उन्होंने झंग यी और अन्य लोगों से कहा, पंखों वाले लोग, फेदर्ड पीपल, चौथी पीढ़ी की ईश्वर स्तर की सभ्यता है। उनकी तकनीक और व्यक्तिगत ताकत हमसे कहीं बेहतर है। इन कमजोर, साधारण लोगों की रक्षा के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी? उनकी आंखों में ये लोग मजदूर भी नहीं माने जाते, बल्कि एक पूरा बोझ है। ये निवेशोत्पादन अनुपात, इनपुट आउटपुट रेशियो के अनुरूप नहीं है। आस्था, फेथ के खातिर जो जवाब मिला वो हमेशा शांत रहने वाले सलादीन का था। शैडो एम्परर ने धार्मिक राजशाही के अनुयायियों को एक गहरी और डरावनी नजर से देखा। मिस्टर मॉर्गन, आप भौतिक चीजों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इस दुनिया में सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली शक्ति वास्तव में है मानसिक शक्ति, साइकिक पावर। झंग यी और अन्य सभी ने अपना ध्यान सलादीन की ओर लगाया। दुनिया के कुछ सबसे बड़े धार्मिक संप्रदायों के नेताओं में से एक होने के नाते उनसे बेहतर आस्था की शक्ति को कोई नहीं समझता। सलादीन की नजर गहरी थी और उन्होंने कुछ आशंका के साथ कहा, प्रत्येक व्यक्ति भले ही तुच्छ लगे, लेकिन उनकी आत्माओं की गहराई में वे सभी ईथर महासागर, एथेरिक ओशन से जुड़े हुए हैं। जब हजारों, यहां तक कि करोड़ों लोगों की इच्छा एकीकृत हो जाती है, जब उनकी इच्छाएं, पूजा और डर सभी एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। सलादीन ने एक उंगली बढ़ाई और धीरे से एनएसी शहर, एनस्योंग सिटी की ओर इशारा किया। विचार की वह संयुक्त शक्ति नियमों को हिला देने के लिए पर्याप्त है, और यहां तक कि एक देवता बनाने के लिए भी। कई लोग साधारण लोग या निम्न स्तर के महामानव लग सकते हैं, लेकिन उनमें स्तर के पावर हाउस बनने की क्षमता होती है। धार्मिक निर्देश और ब्रेन वॉश के बाद जिसकी आस्था जितनी गहरी होगी, आत्मा का अनुनाद, रेजोनेंस उतना ही मजबूत होगा और उतनी ही शक्तिशाली आध्यात्मिक ईंधन, स्पिरिचुअल फ्यूल उत्पन्न होगी। पंखों वाले लोग दान नहीं कर रहे हैं, वे भेड़ चरा, हर्डिंग शीप रहे हैं। भेड़ चराने शब्द सुनकर सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए मनुष्यों को पशुधन, लाइव स्टॉक के रूप में मानना एक ऐसा तरीका है जो सीधे मारने से भी अधिक डरावना है। झंग यी मुड़ा और सलादीन की ओर देखने लगा। उसके होठों पर एक सार्थक मुस्कान थी। महाराज, सलादीन को इसके बारे में काफी जानकारी लगती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके असैसिन्स में अनुयायियों की संख्या होली सी से बहुत कम नहीं है, है ना? अब आपकी शक्ति भी मुझे उत्सुक कर रही है। झंग यी के थोड़े टटोलने वाले शब्दों के सामने सलादीन बस शालीनता से मुस्कुराया और थोड़ा झुका। लॉर्ड केओस की तुलना में मैं अभी भी बहुत पीछे हूं। मैं केवल अंधेरे में टटोलने वाला एक साधक हूं, जबकि आप पहले से ही प्रकाश में खड़े एक अग्रणी पायोनियर हैं। झंग यी थोड़ा मुस्कुराया। उसने न तो पुष्टि की और नहीं इनकार किया। आस्था की शक्ति के बारे में ये एक वैध बुरी साधना, इविल कल्टिवेशन विधि है
जो असाधारण लोगों को बहुत जल्दी अत्यंत शक्तिशाली ताकत या यहां तक कि लगभग अमर शरीर प्राप्त करने की अनुमति देती है। हालांकि लिंग ने उसे आस्था की शक्ति को हल्के में न छूने की चेतावनी दी थी, अन्यथा ये आसानी से दुर्भाग्य ला सकता है। ड्रैगन जैसी नस्लों को देखें तो वे भी इस क्षमता को एक गहरा रहस्य बनाकर रखते हैं। तो झंग यी बहुत स्मार्ट है। भले ही वो नहीं समझता, लेकिन वो उन लोगों से सीखता है जो उससे बेहतर है। इसलिए उसने आस्था की शक्ति का उपयोग केवल अपने युद्ध कवच को बढ़ाने के लिए किया। जैसे ही सब इत्मीनान से बातचीत कर रहे थे, ड्रीमर, ड्रीमवीवर धीरे धीरे एनएसी के निर्दिष्ट क्षेत्र में उतरा। हैच खुला और 5 मानव प्रतिनिधि इस पवित्र भूमि पर उतरे। जैसे ही सब उतरे, झंग यी ने हाथ हिलाया और एक विशाल स्थानिक भंवर, स्पेशल वॉर्टेक्स, दिखाई दिया, जिसने विशाल अंतरिक्ष यान को सीधे दूसरे आयाम में ले लिया। पीठ पीछे अपनी वास्तविक मंशा को छिपाने की ये क्षमता ऐसी चीज है जिससे बाकी 4 नेता केवल ईर्ष्या ही कर सकते हैं, चाहे वे इसे कितनी भी बार देखें। इस संसाधन संचालित युग में एक पोर्टेबल गोदाम और मोबाइल किले का मालिक होना व्यावहारिक रूप से सबसे बड़ा चीट कोड है। चलो चले, हमें देर नहीं करनी चाहिए। झंग यी ने अपना कॉलर सीधा किया और एनएसी शहर के मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। पंखों वाले मानव कबीले के प्रतिनिधि उनका स्वागत करने आए। मुस्कुराते हुए उन्हें रास्ता दिखाया। हालांकि उनकी आंखों में अलगाव और उदासीनता ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि उन्होंने 6 पीढ़ी के प्रतिनिधि मंडल को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। चौथी पीढ़ी के लोग इतने लालची हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मानव सभ्यता बस चक्रों से गुजर रही है और वास्तव में बहुत प्रगति नहीं हुई है। झंग यी और अन्य लोग एनएसी शहर के मध्य क्षेत्र की ओर चलते हुए मन ही मन बुदबुदाए। हालांकि जैसे ही वे 5 उस 100 मीटर ऊंचे सफेद पवित्र द्वार से कदम रखने वाले थे और यहां तक कि अंदर स्वागत के लिए खड़े पंखों वाले लोगों के जुलूस को भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे, तभी एक अचानक बदलाव हुआ। वहां कोई संकेत नहीं थे, कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था और कोई चेतावनी नहीं थी। झंग यी की आंखों के सामने का नजारा एक पल में नाटकीय रूप से बदल गया। एनएसी का वो पवित्र और शुद्ध शहर गायब हो गया। हलचल भरी भीड़ गायब हो गई और यहां तक कि आसमान का सूरज भी ओझल हो गया। इसकी जगह वहां एक दम घोंटने वाला गहरा लाल, क्रिम्सन रेड रंग था। झंग यी का शरीर तुरंत तन गया। उसने स्वाभाविक रूप से तैक्सुयुक्ता क्षमता को सक्रिय किया। उसके हाथ उसके बगल में लटक रहे थे, जो उसके सबसे शक्तिशाली हमले को अंजाम देने के लिए तैयार थे। उसने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। किंग आर्थर और अन्य लोगों ने भी अपने हथियारों को पकड़ लिया और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की पीठ सटाकर खड़े हो गए। आसपास का स्थान अचानक अत्यंत विचित्र रूप से विकृत हो गया, मानो शून्य से अनगिनत बड़े लाल रिबन गिर रहे हों, जिसने उन 5 को परतों में लपेट लिया। यदि ऊपर से देखा जाए तो ये दृश्य शानदार और भयानक दोनों दिखाई देगा। उस शांत स्थान को इन लाल रिबनों द्वारा अनगिनत स्वतंत्र टुकड़ों में काट दिया गया था। ये रेशम भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि अत्यधिक संकुचित और फोल्ड किए गए स्थानिक अवरोध, स्पेशल बैरियर्स हैं। वे येलो रिवर की तरह मुड़ते और घूमते हैं, आसमान को ढक लेते हैं और एक विशाल बंद भूल भुलैया बनाते हैं। एक गहरी लाल रोशनी ने आसमान को भर दिया, एक अंतहीन मारने की इच्छा, किलिंग इंटेंट। लानत है, ये क्या हो रहा है? किंग आर्थर ने तुरंत पत्थर से तलवार निकाली, जिससे सुनहरी तलवार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। अपनी बाह के शक्तिशाली प्रहार के साथ उसने अपने सामने के लाल पर्दे को चीरने का प्रयास किया, लेकिन जब तलवार की ऊर्जा लाल रेशम से टकराई तो यह समुद्र में गिरने वाले मिट्टी के बैल की तरह थी, जिसने एक लहर तक पैदा नहीं की। ये एक जाल है, हमें निशाना बनाकर बिछाया गया एक जाल। मोरना की आवाज बर्फीली ठंडी थी
और उसकी बर्फीली नीली आंखें चीते जैसी ठंडक के साथ चमक रही थी। आसपास का तापमान तुरंत एब्सोल्यूट जीरो के करीब गिर गया, लेकिन लाल स्थानिक अवरोध पूरी तरह से अडिग रहा। झंग यी की नजर एक पल में बर्फीली ठंडी हो गई। उसके भीतर भावनाओं की एक लहर उठी। इस क्षण भी वो पूरी तरह से शांत नहीं रह सका। ये इतनी अचानक क्यों हुआ? मैं अपने जीवन में कभी जोखिम नहीं लेता, यहां तक कि जब मैं यहां एक सम्मेलन में भाग लेने आया हूं। मैं यहां तक पूरे रास्ते सेकंड हैंड ऑफ टाइम का उपयोग कर रहा हूं। मेरी आंखें पिछले 5 सेकंड से दृश्य पर टिकी हुई है। अभी अभी मेरे पूर्वाभास प्रेमोनिशन में हमने स्पष्ट रूप से बिना किसी समस्या के एनएसी शहर में प्रवेश किया था। लेकिन क्यों? भविष्य की छवि को क्यों बदल दिया गया? आखिर समस्या कहाँ है? चैप्टर 2777 द हंटिंग ग्रुप 1, शिकारी समूह 1। झंग यी को जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वो है अज्ञात, क्योंकि अज्ञात का मतलब है वर्तमान स्थिति को सुलझाने का रास्ता खोजने में असमर्थ होना। जब से झंग यी ने अपनी समय की शक्ति टाइम पावर जागृत की है, तब से वो पहली बार इस स्थिति का सामना कर रहा है। सेकंड हैंड ऑफ टाइम के साथ अगले 5 सेकंड की भविष्यवाणी करने की उसकी शक्ति टूट गई है। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है। दुश्मन के पास कोई दुर्लभ और शक्तिशाली साधन है जो उसे कार्यकारण कॉज एंड इफेक्ट से खुद को बचाने और समय को धोखा देने की अनुमति देता है, क्योंकि कार्यकारण का नियम समय से परे जा सकता है। कार्यकारण का नियम कड़ाई से समय की दिशा का पालन नहीं करता है। सामान्य समझ में कारण, कॉज, प्रभाव, इफेक्ट से पहले आता है। हालांकि कार्यकारण के क्षेत्र में यह संभव है कि भविष्य का प्रभाव अतीत के कारण को निर्धारित करे। हम यहां एक बैठक के लिए आए हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सलादीन ने एक तीखी चीख मारी और उसके चारों ओर काली छायाएं उमड़ पड़ी, जो अंतरिक्ष में कोई खामी खोजने की कोशिश कर रही थी। ये सब कौन कर रहा है? तभी लाल शून्य वॉइड से निकलने वाली एक भयावह भव्य आवाज गूंजी। हम केओस को मारने आए हैं। जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, दफा हो जाओ। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि बस आसपास का लाल रेशम अचानक कांप उठा और एक अजेय प्रतिकारक बल रिपल्सिव फोर्स फूट पड़ा। झंग यी के अलावा किंग आर्थर, मॉर्गन, मोराना और सालादिन अंतरिक्ष द्वारा निचोड़ी गई बाहरी वस्तुओं की तरह इस लाल क्षेत्र से तुरंत गायब हो गए। अगले सेकंड इस आसमान में झंग यी अकेला रह गया था, अलग थलग और लाचार। लाल शून्य में खड़े होकर झंग यी ने अपने चारों ओर धीरे धीरे बहने वाले खून जैसे स्थानिक अवरोधों स्पेशल बैरियर्स को देखा और शांत हो गया। तो ये बात है। वो मन ही मन बुदबुदाया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। क्या ये विशेष रूप से मेरे लिए बिछाया गया जाल था? मुझे कार्यकारण से अलग करने के लिए इतना पर्याप्त है कि मैं भविष्य न देख सकूं। ऐसा उच्च तीव्रता वाला स्वतंत्र स्थानिक क्षेत्र बनाना पर्याप्त है, और इसने जबरन बाकी सभी को मेरी तरफ से हटा दिया। कितना भव्य आयोजन है। उसने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि ये बैठक पंखों वाले लोगों फेदर्ड पीपल द्वारा बुलाई गई थी और एनएसई जैसे बड़े शहर में आयोजित की गई थी, जो ड्रैगन कबीले और अन्य सभी नस्लों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, तो इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कोई भी परेशानी खड़ी करने जितना मूर्ख नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से कुछ लोग अभी भी इतने साहसी हैं, यहां तक कि पागल भी। आ जाओ। झंग यी के हाथ उसके बगल में लटक रहे थे और उसके शरीर पर पारा मरकरी की तरह काला और सफेद प्रकाश बह रहा था, जो तेजी से एक बैटल सूट बना रहा था जो उसके शरीर पर पूरी तरह फिट बैठता था। काले आधार और कवच के जोड़ों के साथ, जो बाहर से एक विशाल जानवर के कंकाल की तरह दिखते थे। हेलमेट को लू केरन द्वारा जानबूझकर पौराणिक प्राणी केओस जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। गॉड डिस्ट्रॉयर आर्मोर, ईश्वर विनाशक कवच, एक युद्ध हथियार
जो कई नस्लों की सबसे उन्नत तकनीकों को एकीकृत करता है। चूंकि तुमने मुझे यहां फंसाने के लिए इतनी मेहनत की है, तो मुझे देखने दो कि कौन सा देवता मेरी जान चाहता है। बूम! उसकी प्रतिक्रिया भारी कदमों की एक श्रृंखला थी। आवाज ऐसी लग रही थी मानो किसी स्थानिक नोड, स्पेशल नोड पर कदम रखा जा रहा हो। प्रत्येक कदम से आसपास का लाल रेशम हिंसक रूप से कांप रहा था। द्वार के सामने की लाल लहरें धीरे धीरे अलग हो गई। शून्य से एक विशाल, क्रूर आकृति कदम दर कदम चलकर आई। वह एक छोटा विशालकाय लिटिल जायंट था जो केवल 5 मीटर ऊंचा था। उन टाइटन्स की तुलना में जो अक्सर सैकड़ों मीटर ऊंचे होते थे, ये आकार वास्तव में छोटा था। लेकिन वह जो दबाव पैदा करता है, वो सौहाथों वाले विशालकाय ग्रीच की तुलना में 10 गुना अधिक डरावना है। वो बिना शर्ट के था। उसकी मांसपेशियां गांठदार ड्रैगन की जड़ों की तरह थी, जो गहरे सुनहरे धात्विक बनावट को प्रदर्शित करती थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके कंधों से 7 अत्यंत मोटी भुजाएं निकल रही थी, जिनमें से प्रत्येक गहरे लाल रंग की जंजीरों से लिपटी हुई थी। उसके सिर के पीछे एक लंबी काली चोटी थी, जो बिच्छू की पूंछ की तरह थी। उन आंखों में पुतलियां नहीं थी, केवल 2 जलती हुई सफेद लपटें थी। ये छवि देखकर झंगी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। टाइटन्स, मुझे लगा था कि मैंने उस नस्ल का सफाया कर दिया है। सौहाथों वाले दिग्गज टाइटन्स की विशेषता है। उनका सफाया? उस आदमी ने अपनी आवाज निकाली, जो लोहे के 2 टुकड़ों को आपस में रगड़ने जैसी थी, कठोर और आक्रोश से भरी। केओस, तुम खुद को बहुत ज्यादा और हमारे टाइटन कबीले की ताकत को बहुत कम आंक रहे हो। वो निकम्मा गुली की ग्रह एन पर पीछे छोड़ा गया एक द्वारपाल, गेटकीपर मात्र था। असली टाइटन अभिजात वर्ग, एलीट्स, पहले ही सितारों के समुद्र में कदम रख चुका है। उसने अचानक अपना सिर उठाया और एक साथ अपनी सभी 6 भुजाएं खोल दी। तुरंत एक भयानक आभा के साथ झंगी पर निशाना साध लिया। मेरा नाम याद रखना, टाइटन्स का देवता, वांड्रर कैरन। मैं सुदूर सेंटोरस से लौटा हूं, केवल एक चीज के लिए। मैं तुम्हारे सिर को अपने गिरे हुए लोगों की आत्माओं के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाता हूं। इस अचानक हमले का सामना करते हुए झंगी एक शांत तालाब की तरह स्थिर और संयमित रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि जो लोग चीजों को करके बच निकलने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंततः इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस घने जंगल में जहां शक्तिशाली कमजोर का शिकार करता है, बिना कारण के कोई नफरत नहीं होती, केवल शाश्वत हित और कार्यकारण का चक्र होता है। तब हुआक्शु साम्राज्य के अस्तित्व और अपने स्वयं के विकास के लिए उसने व्यक्तिगत रूप से 5 प्राचीन सभ्यताओं की सैन्य सेनाओं का विनाश किया था। इससे भी पहले उसने नैश किंगडम, उलुआन साम्राज्य का सफाया कर दिया था, और यहां तक कि झुरोंग कबीले को भी नहीं बख्शा था। इन हत्याओं के बीजों ने अब बदले का फल दिया है। क्या कर्म एक चक्र नहीं है और प्रतिशोध अपरिहार्य नहीं है? झंगी धीरे से बुदबुदाया। उसके होठों के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। दुर्भाग्य से मैंने कभी भाग्य पर विश्वास नहीं किया। इस हताश युग में पैदा हुए किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। जीवित रहने के लिए, खाए जाने से बचने के लिए किसी को केवल मजबूत होते रहना चाहिए, इतना मजबूत कि कार्यकारण के चक्र को तोड़ सके। लाल रेशमी स्थान एक बार फिर उमड़ पड़ा, जैसे खौलता हुआ खून का समुद्र। इस दम घोंटने वाली लाल रोशनी के भीतर एक भयानक आभा बिखेरने वाली 2 और आकृतियां धीरे धीरे उभरी, जो 6 भुजाओं वाले टाइटन कैरन के साथ एक त्रिकोणीय आकार बना रही थी, जिसने बीच में झंगी को कसकर घेर लिया था। उसके पास गहरे लाल रंग का लबादा पहने एक महिला थी। उसकी त्वचा बीमारों जैसी पीली थी, यहां तक कि उस पर एक मरियल धूसर चमक थी, जैसे कोई प्रतिशोधी भूत जो अभी अभी अपनी कब्र से बाहर निकला हो। उसके नाखून बहुत लंबे थे,
जमे हुए खून की तरह गहरे लाल, और उसकी आंखें लालच और खून की प्यास से चमक रही थी। वैम्पायर अविरा। महिला ने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली, अपने होंठ चाटे और एक तीखी आवाज की, मैंने बहुत समय से तुम्हारे नाम की प्रशंसा सुनी है। केओस। दाहिनी और मांस का एक भयानक काला पहाड़ है। वह एक विशाल मकड़ी राक्षस था जो सीधा चलता था, 100 मीटर से अधिक ऊंचा, और लोहे जितने सख्त काले बालों, ब्रिसल्स, से ढका हुआ था। उस विशाल शरीर पर अलग अलग आकार की सैकड़ों मिश्रित आंखें, कंपाउंड आईज, थीं, जिनमें से प्रत्येक झंग-यी की छवि को प्रतिबिंबित कर रही थी। स्पाइडर डेमन क्लैन गुजन। राक्षस के पेट से एक भारी आवाज निकली जिससे आसपास का स्थान गूंज उठा। नामहीन ब्लैक नाइट स्तर की शक्तिशाली आकृतियां। झंग-यी की आंखें थोड़ी टिमटिमाई। वो जानता था कि ये सब कुछ नहीं है। वो सत्ता जिसने जबरन किंग आर्थर और अन्य लोगों को अलग किया और इतने विशाल स्थानिक सील, स्पेशल सील, को बनाए रखा, वो अभी भी सायों में छिपा हुआ होना चाहिए, जो पूरे बिसात चेसबोर्ड को नियंत्रित कर रहा है। चैप्टर 2778, द हंटिंग ग्रुप 2, शिकारी समूह 2। कॉल। लंबी सांस। झंग-यी ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके शरीर पर मौजूद गॉडस्लेयर बैटल आर्मोर तेजी से चमकने लगा। ये नया बैटल सूट, जो आयरन क्लैड क्लैन की लिक्विड लैटिस तकनीक को नाइटमेयर क्लैन की स्पिरिट सॉलिडिफिकेशन तकनीक के साथ जोड़ता है, अब अपनी अद्वितीय सुंदरता और क्रूरता प्रदर्शित करता है। काले और सफेद रंग कवच की सतह पर धीरे धीरे ताई ची के यिन और यांग प्रतीकों की तरह बह रहे थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के विभाजन के क्षण के कैओस, अराजकता जैसा दिख रहा था। पूरा शरीर आधार के रूप में एक गहरे चरम काले रंग का है और बाहर एक हल्के सफेद एक्सोस्केलेटन में लिपटा हुआ है, जो किसी प्राचीन देवता या राक्षस के कंकाल जैसा दिखता है। रेखाएं चिकनी और विस्फोटक शक्ति से भरपूर है। ताइक्सू बाथरोब ने उसके शरीर को ढक लिया, जिससे ढाल के ऊपर एक और ढाल बन गई, जिससे झंग-यी को उसकी अपनी हमले की शक्ति से कहीं अधिक रक्षात्मक शक्ति मिली। भले ही उस पर एक ही समय में 4 समान रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा हमला किया जाए, वो घबराएगा नहीं। झंग-यी ने सायों में छिपे यांग जिंगसिन और अन्य लोगों से संवाद करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने अब तक एक भी शब्द नहीं कहा था, जो बहुत असामान्य था। लेकिन जब झंग-यी ने संचार उपकरणों का उपयोग करके उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि उसके शरीर पर मौजूद म्यू यान की छाया तक छीन ली गई थी। इस बार वे वास्तव में हत्या के प्रयास के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। झंग-यी की नजर गंभीर और तेज हो गई। खतरे का एक हल्का एहसास हुआ, फिर भी इसने उसे अकथनीय रूप से उत्साहित कर दिया। हमेशा साजिशें और गणना करने वाले उसने कभी किसी खतरे का अनुभव नहीं किया है। हालांकि झंग-यी डरा नहीं था, भले ही छाया स्थान, शैडो स्पेस छीन लिया गया हो, जिससे वो सहयोगियों को लड़ने के लिए नहीं बुला पा रहा था। झंग-यी के पास अभी भी पर्याप्त तुरुप के पत्ते मौजूद थे। एकमात्र अफसोस यह है कि लिंग को भी अलग कर दिया गया था, इसलिए हम उससे इटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड उधार नहीं ले सकते। अपनी कलाई के एक झटके के साथ काली वॉइड ऊर्जा उमड़ पड़ी और डिवाइन रिफाइनमेंट, दिव्य शोधन, तुरंत एक अतिरंजित आकार के राक्षसी ब्लेड में बदल गया। तलवार की मूठ, हिल्ट, से अनगिनत काली जंजीरें जुड़ी हुई थी। ये जंजीरें हवा में जीवित चीजों की तरह नाच रही थी, जिनसे एक सिहरन पैदा करने वाली चमक निकल रही थी। टाइटन्स तुम्हें विनाश की नफरत के कारण मारना चाहते हैं, और मैं समझता हूं। झंग-यी ने राक्षसी ब्लेड पकड़े हुए अपनी ठंडी नजर अविरा और गुजन पर डाली। लेकिन वैम्पायर और स्पाइडर डेमन, मुझे याद है कि मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। क्या टाइटन्स के मोहरे बनने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित है? बैर, वैम्पायर महिला, अविरा,
एक तीखी हंसी हंसी जो किसी भी तथाकथित बैर के प्रति तिरस्कार से भरी थी। केओस, तुम बहुत भोले हो। हमारे स्तर पर किसी बैर की क्या जरूरत है? वो झंग यी को लालच भरी नजरों से घूर रही थी, मानो वो मांस का चलता फिरता टुकड़ा हो। एक पूर्ण सुपर कॉस्मिक ओरिजिन, साथ ही 5 महान सभ्यताओं द्वारा छोड़ी गई तकनीक और संसाधन। ये संपत्ति किसी भी नस्ल को पागल करने के लिए पर्याप्त है। कौन लालच में नहीं आएगा? हम यहां बदले के लिए नहीं हैं, हम यहां खाने के लिए आए हैं। रवैया बहुत स्पष्ट है। ये खुलेआम शक्तिशाली की जीत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मामला है। बहुत अच्छा। झंग यी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में मारने की इच्छा तुरंत जम गई। चूंकि तुमने मरना चुना है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, घात लगाकर इंतजार कर रहे टाइटन कैरन ने हमला कर दिया। बकवास बहुत हुई। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी 8 मोटी भुजाओं की अचानक ताकत के साथ उसने शून्य से एक विशाल गहरा लाल धनुष, लॉन्गबो, निकाला। धनुष के आकार का शरीर एक तारे के कोर से बना हुआ लग रहा था, जिससे तीव्र गर्मी निकल रही थी। कैरन ने अपनी 6 भुजाओं से धनुष और उसकी डोरी को पकड़ा। उसकी मांसपेशियां उभर आई और नसें फटने लगी। एक भयानक तीखी चटकने की आवाज आई जब उसने धीरे धीरे विशाल धनुष को खींचा। बस आसपास की ऊर्जा बेतहाशा जुटने लगी। उच्च घनत्व के साथ संकुचित एक गहरा लाल तीर धनुष की डोरी पर आकार लेता है। तीर के चारों ओर का स्थान बल के कारण ढह गया, जिससे काली वॉयड दरारें दिखने लगी। भले ही वे बहुत दूर थे, झंग यी को अभी भी संकट का एक तीव्र चुभने वाला एहसास हुआ। इस हमले की शक्ति निश्चित रूप से ब्लैक नाइट के चरम स्तर तक पहुंच गई। हमले की शक्ति कम से कम 65,000 अंक है। मरो, टाइटन फॉलन स्टार। कैरन की दहाड़ के साथ धनुष से एक गहरा लाल तीर निकला, जो प्रकाश की एक विनाशकारी लकीर में बदल गया और सीधे झंग यी के दिल की ओर बढ़ा। इस घातक हमले का सामना करते हुए झंग यी शांत रहा। उसकी आंखों में चांदी सफेद संकेत, रून्स, पागलों की तरह घूमने लगे। आर एंड सेकंड हैंड पूरी ताकत से चल रहा है। बाउंडलेस रियल्म, स्थानिक निर्देशांक, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, लॉक। इतनी दूरी पर उसके पास बचने के अनगिनत तरीके थे। उसने दृश्य को 5 सेकंड तक देखा, तीर के प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री का अवलोकन किया और यहां तक कि टेलीपोर्ट करने के बाद अपने पलटवार के कोण की गणना भी की। यहीं पर झंग यी ने मन ही मन इसे दोहराया। अपने पूर्वाभास प्रेमोनिशन में उसने स्थानिक टेलीपोर्टेशन को सक्रिय किया और तुरंत अपने शरीर को 3000 मीटर बाई ओर खिसका दिया, जिससे वो प्रकाश की उस लाल लकीर से पूरी तरह बच गया। परंतु जैसे ही उसने अपना टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया, एक विचित्र दृश्य सामने आया। सेकंड हैंड के धीमे दृश्य में झंग यी ने आतंक के साथ देखा। वो स्पष्ट रूप से एक सुरक्षित स्थान पर टेलीपोर्ट हुआ था, लेकिन आसपास का स्थान उसके साथ साथ चल रहा था। नहीं, ये सिर्फ इतना नहीं है कि वो चला, पूरे स्थानिक निर्देशांक तंत्र, स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जबरन बदल दिया गया है। ये एक कागज के टुकड़े जैसा है जिस पर निर्देशांक खींचे गए हैं और उसे मोड़ दिया गया है। झंग यी के टेलीपोर्टेशन के बाद का लैंडिंग पॉइंट अजीब तरह से उस गहरे लाल तीर के उड़ान प्रक्षेप वक्र के समान था। क्या? झंग यी की आकृति अभी 3 किलोमीटर दूर दिखाई दी थी। बूम! गहरा लाल तीर ऐसा लग रहा था मानो वही इंतजार कर रहा हो, और वो सीधे झंग यी के सीने में लगा। ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट तुरंत हुआ, जैसे झंग यी के सीने में परमाणु बम फटा हो। गॉड स्लेयर आर्मोर और वॉइड बाथरोब की दोहरी सुरक्षा के बावजूद झंग यी इस अपार बल के कारण हजारों मीटर पीछे जा गिरा। ऐसा कैसे? झंग यी ने जबरन खुद को हवा में स्थिर किया। उसके सीने पर मौजूद ताइक्सू बाथरोब हिंसक रूप से फूल रहा था। हालांकि रक्षा कवच नहीं टूटा,
लेकिन ये तथ्य कि इसने हलचल पैदा की पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। उसने अचानक अपने चारों ओर लाल रेशम की परतों की ओर देखा। उसकी आंखें सदमे से भरी थी। उसने अभी अभी देखा कि वो तीर लगने के परिणाम को बदल नहीं सका। बाउंडलेस रेल्म विफल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये टूट गया है। बात यह है कि इस पर प्रभाव पड़ा है। वो तुरंत समझ गया। लाल रेशम क्षेत्र, रेड सिल्क डोमेन को गुप्त रूप से नियंत्रित करने वाले चौथे व्यक्ति के पास अत्यंत भयानक स्थानिक नियंत्रण, स्पेशल कंट्रोल है। प्रतिद्वंद्वी ने झंग यी के टेलीपोर्टेशन को नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने झंग यी के लैंडिंग पॉइंट की भविष्यवाणी की और फिर उस लैंडिंग पॉइंट के स्थानिक निर्देशांक को तीर के हमले के पथ पर जबरन खींचने के लिए क्षेत्र के गुणों का उपयोग किया। इसका मतलब है कि झंग यी चाहे कहीं भी छिप जाए, वो छिपने की जगह अपने आप निशाना, बुलसाई बन जाएगी। ये कार्य कारण कैजुअलिटी के स्तर पर एक स्थानिक नाकाबंदी है। दिलचस्प शक्ति है। क्या ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार की गई थी? चिंता मत करो, हमारे पास अभी कुछ और अनुकरण, सिमुलेशंस करने का समय है। हम निश्चित रूप से इसे तोड़ने का रास्ता खोज लेंगे। झंग यी का मस्तिष्क पागलों की तरह काम कर रहा था। आर एंड सेकंड हैंड, ये सच है कि आप समय देख सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप समय देखते हैं तो चर, वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।